लास्ट टाइम डिस्कस किया था बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हमने पहला पोस्टुलेट पढ़ा था। किसने बोला था कि हमारे पास जो एटम है इसमें एक हेवीली पॉजिटिवली चार्जड एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब आपके पास है मेंबर्स ऑफ द न्यूक्लियस, जो इनका घर होता है, ठीक है। और उसमें क्या क्या मेंबर्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और कुछ कहानी पढ़ी थी हमने प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन का मास कितना होता है? इट्स 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज कितना प्रोटॉन का होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह इसमें न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन का वजन नियरली सेम होता है किससे? प्रोटॉन से। एक का 1.65 है प्रोटॉन का, इसका 1.67, नियरली सेम, इंटू 10⁻⁻27 kg या -24 ग्राम्स। अगर एटॉमिक स्केल पे देखा जाए इनका वजन हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और वो बराबर होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। और फिर बोला हमने न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्जड होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस का आएगा वो भी हमने डिस्कस किया था, वो कितना था, ठीक है। और एक चीज, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल जिनको हम क्या कहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स। दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन विच ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट। और जिनका नाम भी हमने दिया K शेल, L शेल, M शेल अप टू सो ऑन। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर से जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। n इज इक्वल टू फर्स्ट शेल तो K शेल, n इज इक्वल टू सेकेंड शेल तो L शेल, M शेल, इसी तरह अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये पहला पोस्टुलेट था। फिर उसने बोला कि देखिए इलेक्ट्रॉन तो घूमता है किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन इसको सर्कल में जब भी कोई बॉडी घूमती है उसको एक मिनिमम फोर्स चाहिए किसके इर्द गिर्द घूमने के लिए? किसी भी बॉडी के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में। सो वो मिनिमम फोर्स जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ कौन प्रोवाइड करवाता है सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किस किस के दरमियान होता है? न्यूक्लियस और किसके दरमियान? इलेक्ट्रॉन के दरमियान। हमने वो चीज़ कैलकुलेट भी की थी। अगर आपके पास न्यूक्लियस है, अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आपके पास, अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है और इसका मास नंबर A है, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर से। अच्छा, A - Z जो आपके पास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना होगा वो होगा A - Z। अच्छा, मास नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि मास जो होगा ना एटम का, वो पूरा का पूरा वजन किसका होता है? अगर आपको पता है, न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में क्या चीज होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जितने नंबर्स में ज्यादा होगा उतना ही वजन भी क्या होगा सर? ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात, कितना चार्ज आ जाएगा? प्रोटॉन्स तो इसमें कितने हैं? Z। और एक प्रोटॉन का चार्ज +E है ना, तो टोटल चार्ज क्या आएगा न्यूक्लियस का? +Z × E। क्यों +Z × E? पॉजिटिवली न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E, दैट टू नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v है, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में घूमता है वो है r, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको टुवर्ड सेंटर आ रहा है वो है Fe, देन जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mv²/r होता है वो किसके बराबर होता है? kq1 q2/r²। kq1 है Z × E, q2 है E, और डिस्टेंस इनके दरमियान r है तो r² आ जाएगा, ठीक है। ये बात आई समझ। नेक्स्ट बोला था कि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। There are number of infinitely many number of orbits around the nucleus, but electron will revolve only in selected orbits. किन में? और कौन कौन से वो सिलेक्ट? इसने क्या दिया रीजन? उसने बोला कि जहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इट शुड बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। व्हाट डू मीन बाय इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई? मतलब कि h/2 पाई को आपको इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 2 3 4 दीज आर इंटीजर, इन बिटवीन दोज आर फ्रैक्शंस आपके पास आ जाएगा। तो जिन जिन शेल्स का, जिन जिन एनर्जी लेवल्स का आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई,
उन्हीं उन्हीं शेल्स में क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऐसे भी एनर्जी लेवल्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो सकता है 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नहीं उस शेल का हो सकता है 1.2 h/2 पाई, 1.5 h/2 पाई, इस तरह फ्रैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, आप यहाँ पे बैठे हो सेकंड फ्लोर की स्लैब पे, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है या थर्ड फ्लोर की स्लैब पे, इन बिटवीन तो आपके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, लेकिन आप वहां पे रिजाइड नहीं करेंगे क्योंकि आप स्टेबल हो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे। वो ये सेकंड फ्लोर की स्लैब, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, थर्ड फ्लोर, इस तरह अप टू सो ऑन। यही है, डिफरेंट शेल्स आपके पास है, लेकिन सिलेक्टेड ये है के शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह इनके बीच में है ना बहुत सारे एनर्जी लेवल, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको उधर नहीं दिखाई देगा। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? अगर कोई बॉडी है जिसका मास है m, अगर उसकी वेलोसिटी है v, और जो आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो है r, तब एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर mv/r, और वो किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2। ये हमने डिस्कस किया था। और फिर बोला हमने such quantity which is something integer multiple of something that's always quantized। क्या होता है? quantized का मतलब फिक्सड। सो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो आपके पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन उस फर्स्ट शेल में 1 h/2 पाई, एंड दैट विल बी फिक्सड। कोई होगा फिफ्थ शेल में, क्या होगा उसमें? 5 h/2 पाई, एंड दैट टू विल बी फिक्सड। सच एनर्जी लेवल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है फिक्सड, सच एनर्जी लेवल्स को कहा जाता है स्टेशनरी स्टेट्स। क्या कहा जाता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी स्टेट्स? स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब ये है कि इनमें एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो फिक्सड होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, एल से भी डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो होता है फिक्सड। फिक्सड का मतलब होता है क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है ना, क्वांटाइज्ड। ठीक, आई बात समझ? ठीक है, ये था हमारा कौन सा पोस्टुलेट? इट इज थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट इसका ये था, इसने बोला जिस तरह रदरफोर्ड ने बोला था कि इन अ गिवन एनर्जी लेवल आपके पास इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? लूज एनर्जी, बिकॉज इट इज अंडर विच फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इसने ये बोला कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन किसी फर्स्ट फिक्स्ड एनर्जी लेवल में है, सपोज ये न्यूक्लियस था, किसी भी एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में है, सेकंड में आपके पास, थर्ड में, जिस भी एनर्जी लेवल में है, तब वहां पे जिस भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी एनर्जी उसमें जो होगी वो फिक्स्ड होगी। क्या होगी सर? तो एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की इन एनी ऑर्बिट, ई एन मतलब किसी भी एन का वैल्यू कुछ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी, ये ऑलवेज क्या होगा सर? फिक्स्ड। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है, ऑर्बिट का मतलब पाथ जिसमें घूमता है, या शेल। That is, it doesn't radiate energy. हाँ, अंदर जाओ, अंदर। हाँ, बैठो अंदर। So energy of electron is fixed in a particular orbit या shell. That's it doesn't radiate energy. ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। जो कि इससे पहले किसने बोला था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बोला था ना कि अंडर द इफेक्टिव फोर्स से क्या पूछा यहाँ पर? फेयरनशियमसन तेले अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स से हमेशा एनर्जी को क्या करता है? लूज, दैट टू कंटिन्यूसली। इसने बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस स्टेट में जो पर्टिकुलर उसकी होगी, अगर हाइड्रोजन की बात करें और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करें, आपको मालूम है जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट में भी मैंने बोला था, इट्स ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज किन्हें कहा जाता है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन के जैसे, लेकिन किस हिसाब से? इनको कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या कहते हैं? वन इलेक्ट्रॉन, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हो, पहले हाइड्रोजन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका क्या है? 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितना है? 1। अब दूसरा और बता जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। देखो हीलियम में कितने होते हैं? 2।
अगर मैं एक निकालूँ क्या बनेगा, हीलियम पॉजिटिव, तो He पॉजिटिव भी आएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। बेरिलियम में कितना होता है, लिथियम में कितना होते हैं 3, अगर मैं Li2 पॉजिटिव लिखूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने दफा किया है, तो बचा क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन। इस तरह बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, लेकिन 3 आपने निकाले, मैंने लिखा ना 3 पॉजिटिव, इट मीन्स आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या निकाला सर, बाहर निकाला, तो बचे आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये भी किस जैसे आ जाएंगे, हाइड्रोजन के जैसे, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था कौन सा मॉडल, बोहर्स मॉडल। इट वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर्टिकुलरली, जिनको 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हम कहते हैं। ठीक है, क्या लेट के आज ओस नमाज से बड़ कथा, हाँ आज ओस अमिस नमाज गसन यार चा, हाँ बाकी दोहन तह नमाज बस ना चे हमसा शायद तत सौद अख नमाज थे ना आज बोड़ बोस थे पाए नमाज पढ़ा मो खुद बह पान दिवान थो। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आपके पास पर्टिकुलर एटम था, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी सर, फिक्स्ड। सच एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट, इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा, जहां पे उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाया जाएगा। देखो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए कितनी स्टेट्स होगी, एक ही है ना, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है, तो कितने शेल्स होंगे, एक ही, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8, इस तरह 18, इस तरह टू सो ऑन, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन कितने शेल्स में आएगा, एक ही शेल में, तो इनके लिए ग्राउंड स्टेट कौन सी है, पहली स्टेट। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज मल्टी इलेक्ट्रॉन भी सिस्टम अगर होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है 10वें शेल में, तो उसके लिए ग्राउंड स्टेट वही कहलाई जाएगी जो 10th स्टेट में होगा। कोई 9th स्टेट में है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए वो ग्राउंड स्टेट होगी। कोई 5th में होगा उसके लिए ग्राउंड स्टेट, क्यों, क्योंकि उस स्टेट में उसकी एनर्जी क्या होगी सर, फिक्स्ड। जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है वो स्टेट उसकी कहलाई जाती है, कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट कहलाई जाती है। ठीक है, बात आई समझ। तो हमने बोला कि 4th पोस्टुलेट इसका ये था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, एक फिक्स्ड स्टेट या फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ये क्या रहती है सर, फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होती है, और सच एनर्जी स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ। हाँ, इसने ये चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन कर सकता है एनर्जी को इमिट, it will radiate energy, but when it will de-excite। de-excite का मतलब हमारे पास होता है कि अगर हायर एनर्जी तक ले जाओगे फिर अल्टीमेटली वापस आ जाएगा अपनी स्टेट में। कैसे, ध्यान रखो, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यह आपके पास पहली एनर्जी लेवल है, ये दूसरी एनर्जी लेवल है, ये तीसरी एनर्जी लेवल, चौथी, इस तरह अप टू सो ऑन। मान लीजिए ये आपके पास पहली स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए पहली स्टेट से n इज इक्वल टू फर्स्ट से लेकर किसी अनदर स्टेट में चला गया, सपोज यहाँ इस स्टेट में चला गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी इसकी, मैं लिखूँ E1 मतलब इनिशियली, और यहाँ पे जब पहुँचा इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी E2, मतलब ये फाइनल स्टेट में क्या एनर्जी होगी, और ये इनिशियल स्टेट में इसकी क्या एनर्जी होगी। अब ये कैसे होगा, ये तभी पॉसिबल है जब इसको पहले आप एनर्जी इधर से दोगे, एब्सॉर्ब। ना हिशी कथा, सपोज बुजन मनता है, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको जाना है दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, ऊपर जाना है, तो कैसे जाओगे, खुद जाओगे नहीं, आपको उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, या तो अपनी टांगे यूज़ करनी पड़ेगी या तो लिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। अपनी टांगे यूज़ करोगे तो वो क्या, आपको वहाँ पे डिसिपेट क्या होगी, एनर्जी एनर्जी कैसे ना ज़ाई थे, ज़ाई मतलब कि यूटिलाइज वही हो जाएगी। इसी तरह लिफ्ट में जाओगे वहाँ पे भी एनर्जी कुछ ना कुछ यूटिलाइज हो जाएगी, दो वाइल इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे होगी। इसी तरह आपने एब्जॉर्ब की इसने एनर्जी, अल्टीमेटली कहाँ पे गया, हायर एनर्जी स्टेट में। लेकिन यहाँ पे जिस स्टेट में भी जाएगा, सपोज हाइड्रोजन के लिए कितनी स्टेट्स है, एक, जो उसकी ग्राउंड स्टेट भी फर्स्ट, सपोज गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या किसी भी एनर्जी स्टेट में। लेकिन जिस स्टेट में भी ऊपर चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। और कितना इसमें टाइम है, टाइम इट्स नियरली 10⁻⁻8 सेकेंड।
जिसको हम शेक कहते हैं, 1 शेक, शेक इज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो इलेक्ट्रॉन रिजाइड देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कितना कम टाइम है, देखो 0.000000001 सेकंड, बहुत ही छोटा इंटरवल ऑफ टाइम। होता क्या है, क्यों, क्योंकि इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी उतनी फीजिबल नहीं है ताकि एक्चुअली ये एडजस्ट कर पाए इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये अपनी लेवल जो है, अपनी एनर्जी स्टेट में वापस आने की कोशिश करेगा। वो कैसे पॉसिबल है ऊपर से नीचे आने तक, वो तब पॉसिबल जब एनर्जी क्या करोगे आप, लूज कर लोगे। सो इट इमिट्स देन एनर्जी in the form of electromagnetic waves. These are discontinuous in nature. Discontinuous का मतलब होता है there is a sharp boundary between them, ठीक है ना, मतलब कि आप इनको रिजॉल्व इजीली कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये आपके पास दूसरा पेन, तीसरा पेन, चौथा पेन, ठीक है, आप इजीली इनको क्या कर पा रहे हैं, रिजॉल्व, कि इनके दरमियान कौन सी बाउंड्री है, शार्प बाउंड्री। लेकिन इफ आई विल टेल यू, आपके पास ये पेन है, इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स है, इनको रिजॉल्व कर दो बहुत मुश्किल है। यू विल सी दैट कि आपके पास कोई शार्प बाउंड्री उन पार्टिकल्स के दरमियान नहीं है, तो यू विल से दिस इज कंटिन्यूअस। लेकिन आपके पास अगर शार्प बाउंड्री है, यू विल से दैट इज डिसकंटिन्यूअस। गो कशर पर तो है कि हम गंजरे तिम लाइंस, ये जो एनर्जी लेवल, एनर्जी रेडिएशन जो है ना, पहली कौन सी निकली, दूसरी, आप इनको क्या सीरियली गिन भी सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। दो वाले आप नहीं देख सकते, अगर विजिबल रीजन में तो आप देख सकते हो। विजिबल रीजन आया समझ, इस तो उचित है क्यों, ठीक है। वेब गायर आपको पता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम एक्चुअली है, ठीक है। तो वो आप तो देख सकते हो। अगर उसके बगैर किसी और मतलब रीजन में आ गए, अल्ट्रा वायलेट, तो यही क्यों ना अच्छे से उचित किया, बट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आप उस चीज को देख सकते हो। आप इजीली देखोगे ये लाइंस क्या होगी, दीज लाइंस विल बी डिसकंटिन्यूअस इन नेचर होगी, ठीक है। सच एनर्जी स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं करेगा, हायर एनर्जी स्टेट जहां पे इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही शाबाश ज्यादा होती है और अल्टीमेटली इमिट करके वापस अपनी जगह आता है, उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, एक्साइटेड और एबनॉर्मल स्टेट। कहाँ कंशना बनाया एक्साइटेड स्टेट मान चुक, हाँ सुच टाइम ते आसान करा इन नॉर्मल इंसान घर की माँ कश वना एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल का मतलब है आम इंसानों की तरह वो हरकतें नहीं करता है, छुना, या कश वना समा एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब ये वना तम कत यम अजीब छ। कह जन वन मे हसा जमीन 6 हथ कनाल, सपोज अमिस मरल तल, मतलब हुमिस पाई A to Z अम सुंद, उसको पता है ये कितना है, ये आब तल किन आब है छा, ये वन मे 6 हथ कनाल, अमिस मा श्राइपी है, सो अम से चमा कड़ डलमुत, सु गो एक्साइटेड स्टेट, है ना। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जहाँ पे ये अनस्टेबल होता है, उस स्टेट को क्या कहा जाता है, एक्साइट, इट इज हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन होगा और अल्टीमेटली वापस आता है, इमिट करता है रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दोज आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। डिसकंटिन्यूअस मतलब वो सीरियल तो है कि इंडिविजुअली ये लाइन्स हम रेडिएशन, इनको आप गिन भी सकते हो, ठीक है। आई बात समझ। अच्छा मुझे बोलो कितनी एनर्जी होगी, अगर फाइनल स्टेट की एनर्जी थी E2, इनिशियल की क्या थी E1, तो कितनी चेंज इन एनर्जी आई, E2 माइनस ये आएगा ना, इतनी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे, उतनी आप क्या करोगे, इमिट। सीधी सी बात है ना। अगर इस स्टेट में आपको 10 जूल एनर्जी है, इस स्टेट में आपको मैंने 50 जूल दी, तो आप किस स्टेट में जाओगे, जहां पे 60 जूल। लेकिन अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए आपको कितनी लूज करनी पड़ेगी, 60 माइनस 10 दैट विल बी 50 जूल। जितनी आपने एब्जॉर्ब की उतनी आप क्या करोगे, इमिट भी कर लोगे, ताकि अपनी स्टेट में आओगे। E2 फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी। अच्छा आपको पता है अगर 50 जूल एनर्जी है, 20 जूल एनर्जी है, डिफरेंस भी क्या होगी, एनर्जी या आशा किन। और आपको पता है एनर्जी किसके बराबर होता है, hc/λ या h न्यू, है ना। सो इट मीन्स जो इमिट करोगे आप रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगी, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी सर, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी। वो किससे डिनोट किया हमने, लैम्डा से। सो आपसे बोला जाएगा बता दो जो रेडिएशन ये इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, सिंपली आप बताओगे इस फॉर्मूला से वो किसके बराबर होगी, ठीक है। आई बात समझ। ये था पूरा का पूरा कौन सा मॉडल,
सो अगर आपको बताया जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, वेदर 11th या 12th में भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम, क्योंकि 12th क्लास का इससे आपके 2 चैप्टर्स कम, 3 चैप्टर्स, एक तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वहाँ पे भी है, एटम्स एंड न्यूक्लाई वहाँ पे भी है, ठीक है, फिजिक्स में दैट टू आल्सो, ठीक है, वो फिजिक्स में आपका है। सो इससे ही सारा का 11th का एक पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा। बोला जाएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ये सारे पोस्टुलेट्स आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। एक कथा है समझ मुझे में कन्फ्यूजन कोथस या पायर कि ना पायर, अच्छा ये लिखुन लिखवा है वो गायर में लिखुन, ये गो गायर लिखुन। अब इसने जिस तरह रदरफोर्ड ने भी कैलकुलेशन की थी, इसने भी कुछ अपनी कैलकुलेशन की थी। वो क्या क्या कैलकुलेशन थी वो हम सीखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे कैलकुलेशन रिगार्डिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, 12th क्लास वालों ने तो ये पढ़ा होगा, है ना, 11th में, है ना, 11th वालों के तो नया है, चुना पर 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये मिस क्या गो मलाल गो मिस कैलकुलेशन रिगार्डिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या क्या थी। पहला ही इसने कैलकुलेशन जो की थी वो था दैट वाज रिगार्डिंग द एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इन सब के बारे में। ये डिराइवेशन आपको चाहे 11th क्लास का बोर्ड हो, 12th क्लास का आपका बोर्ड हो, उसमें पूछी जाती है और एंट्रेंस में आपको इस पे ज़रूरी एक सवाल बनता है। ये लिख के ले लो, एंट्रेंस में एवरी ईयर इससे सवाल आता है। कितने? एटॉमिक स्ट्रक्चर में कम से कम 2 सवाल, और फिजिक्स में वहाँ पे ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर 3 सवाल कम से कम। इट मीन 3 जगह 5 सवाल आप लिख के ले लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे बोहर्स पे तो कम से कम 1 साल एवरी ईयर आ ही जाता है। अब क्या कैलकुलेशन थी? पहली कैलकुलेशन दैट वाज द रेडियस। पहली कैलकुलेशन जो थी दैट वाज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या था? nth ऑर्बिट का मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट की आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसको हम nth ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। चलिए रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकाले रेडियस का वैल्यू, ठीक है। देखिए हमारे पास ये क्या था, ये क्या वो डोल, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, जिसका चार्ज क्या होता है सर, पॉजिटिव, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। और ये सारी कैलकुलेशन है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही। तो कितने शेल्स हो गए, एक ही शेल, जो इनका ग्राउंड स्टेट होगा। हाँ, हायर एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं, ऐसी कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा सर, मास, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी, और यहाँ आपको मालूम है इस पे एक फोर्स आ जाएगा। उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो आपको मालूम है यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। अच्छा बता दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नेगेटिव ई, है ना सर। अच्छा इसका कितना होता है, Z इंटू ई, दैट टू पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट कुछ होगा, वो क्या होगा सर, R होगा ना, ठीक है अभी तक। अब ध्यान रखो, अब एक फोर्स जो आ जाएगा, हमें पता है कि क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट नेसेसरी शाबाश सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही करेगा प्रोवाइड।
अब वो किसके बराबर होता है, दैट इज किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई r, किसके बराबर होगा, k q1 क्या है, z इंटू ई, q2 दैट इज e डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, k q1 q2 बाई r, सिंपली दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होता है वो k q1 q2 बाई r स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा था q1 q2 है, पढ़ा था हमने k q1 q2 बाई r स्क्वायर, आपका एक फोर्स होगा इनके दरमियान। ठीक, अच्छा अब एक r क्या होगा सर, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर, एम वी स्क्वायर बाई r, नहीं एक r तो कैंसिल होगा, यह आ जाएगा बराबर किसके बराबर, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक आर बचेगा। ठीक है ना। अच्छा और एक चीज़ आपको मालूम है, ज़रा बता, यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट, आपको ये मालूम है आल्सो, क्या पता है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 याद है ना, पढ़ा ना, इसने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन विल रेजाइड ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h बाई 2 थी ध्यान। अब मुझे बोलो, अब यहाँ r का वैल्यू, v का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ v का वैल्यू आएगा, ध्यान रखो एन एच डिवाइड बाई 2 अपना है और एम आर क्या होगा, डिवाइड। अब इसी चीज़ को इसमें डालो v का वैल्यू, ठीक है ना, सो हमारी एक्सप्रेशन क्या निकलेगी इन टर्म्स ऑफ r पूरी। अब ध्यान रखो इधर, तो ये दिन की m इंटू वी के बदले क्या लिखोगे, एन एच बाई 2 एम आर लिखोगे ना, एन एच बाई 2 एम इंटू आर, इसका है स्क्वायर, क्योंकि है ना v स्क्वायर, सो v का वैल्यू डाला यहाँ पे और उसका स्क्वायर किसके बराबर, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, यह आएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना, आया का समझ। अब इसको थोड़ा खोलेंगे, खोलो, यह गया एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यह आएगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर। देखो अभी भी एक आर कैंसिल होने वाला है, ये एक आर क्या होगा सर, कैंसिल। अब इस आर को उधर लूँगा, इस आर को उधर लूँगा, यहाँ पे क्या है एम, एक एम क्या होगा सर, कैंसिल है ना सर, ये m होगा कैंसल, ये m एक कैंसल, उस r को उधर, यहाँ क्या बचा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m। अब देखो ये ना के जेड इसको डिवाइड करूँगा, के जेड ई स्क्वायर, यहाँ बचा था एक r, वो मैंने उधर चढ़ाया, वो टर्म डिवाइड की, ये अपनी टर्म उधर ही था। ठीक है ना, सिंपल उधर नीचे किया। ठीक है, अब r का वैल्यू ये निकला, r का वैल्यू ये निकला, पर्टिकुलर शेल का रेडियस अगर निकालो तो ये सारी कहानी आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब एम एच पाई स्क्वायर एम का वैल्यू। लेकिन इसको थोड़ा आसान बना सकते हैं, आपको पता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 kg। अच्छा और क्या जरूरत है, h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा k कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना, z एटॉमिक नंबर उधर ही रहेगा, n उधर ही रहेगा, और क्या बचा पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, पाई स्क्वायर का नियरली 10 होता है। ठीक है ना। अच्छा भैया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, इनका यूनिट भी मैं लिखता हूँ जूल सेकेंड, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये 10 पता ही है। ठीक है, अब ये वैल्यूज डालेंगे इसमें, आपकी एक सिंपल एक्सप्रेशन निकलेगी। सी वो सिंपल एक्सप्रेशन क्या है, आर का वैल्यू जो आने वाला है इट इज़ 0.529 इंटू यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा जेड। ठीक है ना, ये आपके पास किसका वैल्यू निकलेगा, रेडियस का, और ये यूनिट इसका आएगा आपका यूनिट निकलेगा दैट विल बी एंगस्ट्रॉन। क्या होगा, एंगस्ट्रॉन में, और आपको तो मालूम है एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक, सिंपल। तो किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड।
आप देखो अगर n का वैल्यू बढ़ेगा, देखो ध्यान रखो, अगर n का वैल्यू बढ़ जाएगा, देखो n का वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, है ना सर, रेडियस भी बढ़ने वाला। मतलब जितना आप दूर जाओगे किससे, न्यूक्लियस से, तो डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन की वो क्या बढ़ जाएगी सिंपली, ठीक है। तो दूर दूर उतना ही इलेक्ट्रॉन वहां से होगा, ठीक है। ये Z पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए कितना है Z का वैल्यू, Z मतलब एटॉमिक नंबर, ये कहते हैं पॉजिटिव तो नेगेटिव। एटॉमिक नंबर एक आपके पास वैल्यू रखता है, वो कितना है आपके पास 1। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, या नंबर ये नहीं कि नेचर उसका, इस तरह या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो H के लिए कितना है 1, हीलियम के लिए अरे 2 है ना, लिथियम के लिए 3, मगर हमें हीलियम नहीं लेना, हीलियम पॉजिटिव आपको गिवन होगा। फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन बता दो रेडियस इन थर्ड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू 3, Z उसका 2 पता ही है क्योंकि हीलियम पॉजिटिव है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जरूरी आएगा। ये बात आई समझ, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर। तो ये था रेडियस, कल को पूछा जाएगा, डेरिवेशन कर सकते हो एंट्रेंस में सवाल डायरेक्ट इस पे यही बताया जाता है। इन हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, हीलियम पॉजिटिव आयन, द रेडियस in fourth orbit will be the radius in first excited state. Did you know what do you mean first excited state? देखो ये आपका पहला शल है, इसको क्या कहेंगे ग्राउंड स्टेट, उसके बाद जो आ जाएगी वो क्या आएगी एक्साइटेड, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 क्या है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या आएगा n इज इक्वल 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3, मतलब एक ऐड कर दो। अगर मैं कहूँ 10th एक्साइटेड स्टेट, आप बताओगे 11th स्टेट होगी, 20th एक्साइटेड स्टेट होगी, 19th स्टेट होगी, 21th स्टेट होगी, ठीक है ना। आई बात समझ। चलिए अब कहानी किसकी है, दूसरा क्या कैलकुलेट इसने किया, दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit। अब निकालेंगे क्या सर, एनर्जी निकालेंगे हम। अब यहाँ पे जो एनर्जी है ना सर, वो 2 प्रकार की है, वो क्या क्या सर, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी किसे कहते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स। अच्छा पहले ये एक्चुअली है इसकी मैकेनिकल एनर्जी, किसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन, जिसमें कि मोशन की वजह से जो होता है, अगर किसी बॉडी की स्पीड है, मोशन में है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। अगर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, चाहे वो रेफरेंस कुछ भी लो आप, तो उसकी कुछ एनर्जी होगी, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। लाइकवाइज अगर आप इस ग्राउंड के हिसाब से लोगे, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है, क्योंकि आपने रेफरेंस इसी को लिया। अगर नीचे जो ग्राउंड है ना ज़मीन, उसके हिसाब से आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। आप ये एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। अगर तू वोट तुलू मतलब अगर इस पे आप गिरोगे आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास इसके हिसाब से कोई एनर्जी नहीं है। अगर तू बोन गए बोनना गए थे, अगर जन तू बोन गए तो लाग वो ना, तो लागे होने में ना पाए तुझ शक्तिमान, हाँ लगेगी। क्यों, रीज़न क्या है, आपके पास कुछ एनर्जी थी और उसकी वजह से इम्पैक्ट आ जाएगा। पाइका से तो अर्जन बोस है ना। सो जितना आप ऊपर जाओगे फिर जंप लगाओगे, तो रेफरेंस जितना आपके पास दूर होगा उतनी आपके पास उसके हिसाब से एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसने पूछा एनर्जी आपने पढ़ा है बचपन में, रट्टा याद रखा है, विद हाइट जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल। हाँ वो तो पता है, वो विद रिस्पेक्ट वो पोजीशन के हिसाब से अर्थ से कितना ऊपर हो या रेफरेंस से कितना ऊपर आप हो। ठीक है ना। सो यहाँ पे दो एनर्जी है, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली यहाँ है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जो हम किससे डिनोट करेंगे, ई से। तो ये दो होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको लिखूंगा ई के, मतलब
मैकेनिकल एनर्जी का कौन सा, काइनेटिक वाला पार्ट, प्लस लिखूंगा मैं EU, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं लिखूंगा E लोअर केस में U, ठीक है। निंद्र खसा तेले होलपा सोफ कर इत कड़न वो क्या चेयर, ठीक है वो क्या चेयर सह अत पे भी डोक त्रा असल पे बादशाह से नरम ये सालस कह गो मे दिव नरम नरम, मतलब कबाब रिस्त गोश्ताब तज शामी कबाब बाकी रड़ पानस वो खेवान ती नरम नरम, चाप मा पे ज्यादा दिन स्रुमट वाला क्या दे मैं वो खबर क्या वो ये मगर चीनी कत कर याद हम प्रिजस नेबर कहें। अच्छा अब दो एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो पहला पार्ट इसका क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट। तो किसके बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है, वी नो दैट, बोलो बोलो, हाँ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ mv² के बराबर। बचपन में पढ़ा है ना, v इसकी क्या है सर, वेलोसिटी की स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड उसका, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा ये आएगा हाफ ऑफ m। अब v का वैल्यू क्या दे हम, अब v का वैल्यू क्या दे, देखिए उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, पहले ध्यान रखो, उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, हमें मालूम है सर mvr इज इक्वल टू NH/2π, ये तो मालूम है। अब v का वैल्यू क्या आएगा, NH/2π m इंटू r, यहाँ पे यह आएगा NH/2π m इंटू r का वैल्यू अभी आपने निकाला 0.529 इंटू n²/z, यही है ना। अब ये क्या वैल्यू आ जाएगा, v का वैल्यू ये आएगा, देखिए n, एक n क्या होगा सर, कैंसल होगा ना, एक n तो कैंसल होने वाला, ये देखिए कैंसल। अब ये z क्या जाएगा सर, ऊपर, तो ये आएगा z इंटू h, शाबाश, डिवाइड बाई ये क्या है 2π m इंटू 0.529 है ना, इंटू क्या है सर यहाँ पे n है ना सर। अब यही चीज़ इसमें पुट कर दो, आपका आंसर निकल आ जाएगा। बता दो क्या आ जाएगा, देयरफॉर E के काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ m। अब v का क्या करना है सर, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर, ये क्या आएगा z² h², z² इंटू h² डिवाइडेड बाय, इसका कर दो स्क्वायर, क्या आएगा ये सर, 2² इज 4, 4π² m², 4π² m², और यहाँ n² आएगा, और यहाँ है 0.529 का स्क्वायर आ जाएगा। बात आई समझ, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, बता दो क्या कैंसिल होने वाला है, बोलो, देखिए एक m क्या होगा सर, कैंसिल होगा ना। अब यहाँ आंसर h का वैल्यू हमें मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, π² का वैल्यू 10 मालूम है, तो बचा क्या सर, z और n, वो उधर ही रहेंगे। तो E काइनेट व्हेन यू सॉल्व इट इज 13.6 इंटू z² अपॉन n², और आंसर निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, लेकिन ये वैल्यू जो है ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, याद रखो, कैसे ट्रिक याद रखने की है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है ना 1.6 इंटू 10⁻⁹, उसको जूल्स में लिखो उसको, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल्स के बराबर होता है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बाद। अगर आपको निकालना है ऐसे सिस्टम में जूल्स में, इधर पुट कर दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो जितना n का वैल्यू बढ़ेगा, जितना n का वैल्यू, E काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, देखो बढ़ जाएगी, है ना, गुप्पन छूते घट जाएगी, कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना सर। देखो ना, जितना n बढ़ेगा ये उतना ही कम। इनवर्स का मतलब क्या है, जो चेंज उसमें होती है अपोजिट में दूसरे में वो चेंज होती है वहां पे, ठीक है। आई बात समझ, ठीक, कोई कंफ्यूजन, ये कर बताम बंद, यहाँ सर्दी ज्यादा हो गई,
मैं गई खोर लगित है ना, सर्दी होगी ना ज़्यादा, योर को गरम अरे और चगो ना गरम गरम किन तूर वन ती गरम बसान ठंडी बसान किन गरम किन नॉर्मल नॉर्मल यानी जन होर नागस पे फूल चलो छोड़ो, ये थी कौन सी एनर्जी? ओह काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अब ये कैसे निकाले? अब ध्यान रखो, रख लो ध्यान। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? देखिए अगर आपके पास है ना, ये न्यूक्लियस था और एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसका चार्ज कितना होता है? -e, मास m है, स्पीड इसकी v है और आपके पास रेडियस r है और इसका चार्ज कितना होता है? z इंटू e। अगर आपके पास कभी भी दो चार्जेस हो गए ना, दो चार्ज के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी बताएगा, मुझे बताओ आप, दो चार्जेस के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? अरे पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके बराबर? अदीबा बोलो से क्या पूछा और दक्षिण खोवर गंजरावा चाह के बोलो। हाँ तो किसके बराबर होता है? फॉर्मूला KQ1 नाइस। आपके पास जो आ जाएगा EU हमेशा होता है बराबर K, अरे ध्यान रखो, Q1 Q2 बाई R। कैसे बे कत करें कत यह आवा समझ कत सा बराबर पोटेंशियल एनर्जी दोन चार्जन दरमियान बुत कैसे लेकर तो वही मन से उल्टा तो EU मतलब पोटेंशियल। अरे इसको क्या हो गया? Q1 कितना है? Z इंटू E। Q2 क्या है? -e, R इसके दरमियान, ठीक है। EU आ जाएगा बराबर K माइनस आगे रखेंगे K Z E स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू पता है ना, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई Z। अगर मीटर में लिखेंगे 10⁻⁻10 और इसी का क्या स्क्वायर है? नहीं स्क्वायर नहीं है। अब Z जाएगा ऊपर, क्या बनेगा? Z और बाकी वैल्यूज डाल दो, यू विल सी जो आपके पास EU का वैल्यू आ जाएगा -27.2 इंटू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और ये भी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। -27 नहीं 13.6 इंटू 2 मे भी गलती हुई होगी। 6 2 are 12, 3 2 are 6 7, 2 1 are 2, 27.2 में भी गलती होगी लिखने में। -27.2 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल एनर्जी। तुरंत दे रहा था, गरम मैं नहीं रखा था। अच्छा अब अगर आप देखोगे टोटल एनर्जी, अरे बोलो अब हमें जरूरत है टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी मैं लिखूं ऐसे E, ये किसके बराबर आएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अभी किसके बराबर आने वाला है? टोटल एनर्जी E। काइनेटिक क्या निकला? 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। वो क्या निकला? -27.2 इंटू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर क्या निकलेगा? कॉमन। फिर 13.6 माइनस 27.2 बचेगा -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
अगर आप देखोगे इनके दरमियान रिलेशनशिप, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या निकला, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन, टोटल क्या निकला माइनस 13 अगर आप देखोगे फिर टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, या आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी। तो अगर आपको टोटल एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी उसका नेगेटिव। अब दूसरा देखो, ये 27.2 है ना, ये है दुगना इसका, है ना, देखो 13.6 इंटू 2 क्या आएगा 27.2 आएगा ना, 27.2। तो बता दो फिर क्या आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, वो आएगा दुगना टोटल एनर्जी का। तो अगर आपको टोटल एनर्जी पता है, आप काइनेटिक और पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और हमेशा जब भी बोला जाएगा ना कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल, सो वो कौन सी बात कह रहा है, वो टोटल एनर्जी, कौन सी, रिमेंबर दैट, अनटिल एंड अनलेस वो काइनेटिक या पोटेंशियल का नाम ना ले, तब तक आपको कौन सी फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी। अगर आप देखोगे शोध बिस्तर यह सोफस पे बिहित तिथ कटन जन ये लेक्चर दिवान बहुत बोसान। तुम वो जितना एन का वैल्यू बढ़ेगा ई का वैल्यू बढ़ जाएगा। देखो कैसे, आप जितना एन का वैल्यू बढ़ेगा, अगर ये माइनस नहीं होता ना, इसका वैल्यू उतना घट जाता, लेकिन आगे क्या है, नेगेटिव। जितना बड़ा वैल्यू आगे नेगेटिव उतना ही छोटा होता है ना। पूछो -20 बोर्ड किन -50 कौन बड़ा है ना। तो नेगेटिव आने की वजह से आपके पास ये वैल्यू क्या उतना ही बढ़ जाएगा आपके पास, ठीक है। एन बढ़ेगा तो ये घट जाता, लेकिन अल्टीमेटली आगे नेगेटिव ये बढ़ जाएगा। तो एन का वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना ही टोटल एनर्जी वो भी बढ़ जाएगी। और एनर्जी जो टोटल ई एन लिखते हैं हम ऐसे, जिस तरह हम रेडियस यहाँ लिखा ना सर, एक जगह रेडियस निकाला था, इसको आर एन लिख सकते हैं। एन का मतलब पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, एन का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी, ये नेगेटिव है ना सर, इसका वैल्यू क्या निकला, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव निकला इट मीन्स सिस्टम इज बाइंड, सिस्टम इज बाइंड मतलब कि इलेक्ट्रॉन इज बाइंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन हसा जुड़ित कत सतन, न्यूक्लियस जुड़ित मतलब ना तम सत, मतलब कि उसके इन्फ्लुएंस में होगा वहां पे, ठीक है। वन सा एनर्जी का बराबर टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर शेल में Z2 डिवाइड बाय N2। अरे ये Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, ये कथ बलाए रिटर्न है, हाँ यह है समझ। लास्ट याद रखोगे दैट इज वेलोसिटी, ये डिराइवेशन नहीं करनी है लेकिन इसका रिजल्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। याद रखोगे इसका वैल्यू, वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, लेकिन फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज किसके बराबर